कभी सोचा है एक ही देश के इतने सारे नाम कैसे? हम इसे भारत भी कहते हैं, इंडिया भी कहते हैं और हिंदुस्तान भी सुना है। ये सिर्फ अलग अलग शब्द नहीं है, इनके पीछे ना हजारों साल की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि आखिर ये नाम आए कहाँ से? क्या इनके मतलब भी अलग अलग हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे दो नजरियों से देखेंगे। पहला कि इस जमीन पर रहने वाले लोगों ने इसे क्या कहा, और दूसरा कि बाहर से आने वालों ने इसे किस नाम से पुकारा। तो ठीक है, सबसे पहले कहानी शुरू करते हैं अंदर से, मतलब वो नाम जो यहीं की मिट्टी से उपजे, जो यहाँ के लोगों ने अपनी जमीन को दिए और जो उनकी संस्कृति और पुराने ग्रंथों में बसे हुए हैं। सबसे पुराने नामों में से एक है जम्बूद्वीप। कितना पोएटिक नाम है ना? मतलब जामुन की फलों का द्वीप। जरा सोचिए, एक पूरे के पूरे सबकॉन्टिनेंट की कल्पना एक फल के द्वीप के तौर पर की गई। और ये नाम हमें महाभारत से लेकर सम्राट अशोक के शिलालेखों तक में मिलता है। इससे ये पता चलता है कि बहुत पहले से ही इस पूरे इलाके को एक ज्योग्राफिकल यूनिट की तरह देखा जाता था। और फिर आता है वो नाम जिसकी जड़ें शायद सबसे गहरी हैं, भारतवर्ष। सीधा सा मतलब भारत की भूमि। ये नाम सीधे तौर पर ऋग्वेद में जिक्र किए गए एक शक्तिशाली कबीले भारत से जुड़ा है। तो यहाँ देखिए, जमीन का नाम उसके लोगों से जुड़ा हुआ था, जो एक बहुत गहरी पहचान बनाता है। और ये देखिए, कमाल की बात, विष्णु पुराण का ये श्लोक तो हजारों साल पहले ही भारत की सीमाओं को एकदम साफ साफ बता देता है। ये कहता है, वो देश जो समंदर के उत्तर में है और बर्फीले पहाड़ों यानी हिमालय के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक एकदम क्लियर कट नक्शा। तो हुआ ये कि यही भारत नाम समय के साथ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला स्वदेशी नाम बन गया। और ये विरासत आज भी जिंदा है। देश की लगभग हर भाषा में ये नाम रचा बसा हुआ है, जो इसकी गहरी सांस्कृतिक जड़ों का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये तो हुई अंदर की कहानी। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब कहानी शुरू होती है बाहर की दुनिया की नजरों से, उन लोगों की नजरों से जिन्होंने इस विशाल भूमि को एक नदी के नाम से पहचाना और हमेशा के लिए इसे एक नया नाम दे दिया। इस दूसरी कहानी की शुरुआत होती है एक नदी से, सिंधु नदी। संस्कृत में सिंधु का मतलब एक बड़ी नदी या सागर भी हो सकता है। और यही वो नदी थी जो बाहर से आने वालों के लिए इस पूरे क्षेत्र की पहचान बन गई। अब ये हिस्सा बहुत ही मजेदार है। एक शब्द कैसे पूरी दुनिया का सफर करता है। देखिए, सब शुरू हुआ संस्कृत के सिंधु से। जब ये शब्द फारस यानी पर्शिया पहुंचा तो वहां स की आवाज ह हो जाती थी, तो सिंधु बन गया हिंदू। अच्छा, फिर जब यूनानी यानी ग्रीक्स आए तो उन्होंने ह की आवाज ही हटा दी और इसे इंडोई कहने लगे। और बस इसी इंडोई से लैटिन और फिर अंग्रेजी का इंडिया शब्द बना। है ना कमाल? तो देखिए, एक नदी सिंधु का असर दुनिया भर में कितना गहरा था। फारस वालों ने हिंदू और हिंदुस्तान कहा, चीनियों ने हिंदू कहा, और ग्रीस से हमें मिला इंडोई, जिससे बना इंडिया। मतलब दुनिया ने हमें इसी नदी के नाम से जाना। तो अब हमारे पास दो बड़ी कहानियां हैं। एक है भारत की कहानी जो अंदर से आई, और दूसरी है इंडिया की कहानी जो बाहर से आई। अब सवाल ये था कि जब आधुनिक देश बना तो वो इन दोनों ऐतिहासिक विरासतों को एक साथ लेकर कैसे चलेगा? और इसका जवाब मिला हमारे संविधान में। उसकी पहले ही अनुच्छेद यानी आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। मतलब इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। बस इस एक लाइन ने सदियों की दो अलग अलग पहचानों को एक धागे में पिरो दिया। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि बहुत सोचा समझा कदम था। संविधान बनाने वालों ने देश की इस दोहरी विरासत का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने ये ऐलान किया कि भारत और इंडिया, ये दोनों ही नाम इस देश की पहचान के अटूट हिस्से हैं। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो भारत वो नाम है जो इस भूमि की अपनी आत्मा, संस्कृति और लोगों से जुड़ा है, और इंडिया वो नाम है जो दुनिया ने हमें दिया, हमारी ज्योग्राफी, हमारी सिंधु नदी के आधार पर। एक हमारी अपनी आंतरिक पहचान है और दूसरी हमारी बाहरी पहचान,
और आज ये दोनों ही नाम आधिकारिक तौर पर एक ही राष्ट्र के हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अक्सर लोग कहते हैं नाम में क्या रखा है, पर शायद नाम में ही बहुत कुछ रखा है। नाम किसी जगह की पहचान को कैसे बनाते हैं, कैसे बदलते हैं और हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, ये सोचने वाली बात है।